आज स्वागत है आपका फिर से। आज जो हम प्रश्न का हल ढूंढने वाले हैं या करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न भी है कि पीएन संधि डायोड की संरचना व अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत को परिपथ की सहायता से समझाइए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 3 से लेकर 5 नंबर तक पूछा जा सकता है और साथ ही इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। कभी कभार इस प्रश्न को 2 भागों में तोड़ भी हम सकते हैं कि पीएन संधि डायोड की संरचना व अग्र अभिनत को परिपथ की सहायता से समझाइए। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, या दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, पीएन संधि डायोड की संरचना एवं उत्क्रम अभिनत को परिपथ की सहायता से समझाइए। 2 प्रश्न ये बन गए और एक पूरा प्रश्न जो बनेगा वो पूरा प्रश्न बनेगा पीएन संधि डायोड की संरचना व अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत को परिपथ की सहायता से समझाइए। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जहां तक सवाल है पीएन संधि डायोड की संरचना व अग्र अभिनत को परिपथ की सहायता से समझाइए, ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पीएन संधि डायोड की संरचना एवं उत्क्रम अभिनत को परिपथ की सहायता से समझाइए, यह भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। और अगर यह पूरा प्रश्न पूछा गया तो यह पूरा का पूरा प्रश्न 5 अंकों में पूछा जाएगा। अब इस बात का भी बच्चे ध्यान रखेंगे कि किस प्रश्न का उत्तर आपको कितना देना है। जैसे मान लीजिए अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा उस प्रश्न के उत्तर को मैंने नोट्स भी तैयार किया हुआ है इसका, ताकि आप लोगों को ये लिखने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं ये पीएन संधि डायोड की संरचना व कार्य विधि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत की तरह समझाइए। तो उसमें आपके पास ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा। यहां तक आपका पीएन संधि डायोड की संरचना आ गई और कार्यविधि आई, फिर पीएन संधि अग्र बायसित जो आपके पास पूछा जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे केवल पीएन संधि अग्र बायसित पूछा, अग्र अभिनत पूछा गया या बायसित पूछा गया, तो आप यहां से इसको स्टार्ट करेंगे और यहां से स्टार्ट करते हुए आप इसको फिर आपके पास ये पॉइंट्स आएंगे, तीसरा चौथा पांचवा, और यहां पर ये आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में इसका चित्र बताइए परिपथ की सहायता से, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, पीएन संधि उत्क्रम अभिनत ये वाला चित्र बनाएंगे, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा चौथा और पांचवा पॉइंट लिख के ये ग्राफ को आप बनाएंगे। तो ये तो हो गई बात जब अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर प्रश्न एक साथ पूछा गया, तो एक साथ यदि प्रश्न पूछा गया तो एक साथ प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आप इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, पीएन संधि डायोड, फिर पीएन संधि अग्र अभिनत के बारे में वर्णन लिखेंगे, पीएन संधि अग्र अभिनत के बारे में तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट लिख के फिर ये चित्र आप बनाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे पीएन संधि उत्क्रम अभिनत, और फिर इस तरह के पॉइंट्स लिखते हुए यहां तक ये प्रश्न आपका खत्म होगा। तो जो आज हम यहां पर बताने जा रहे हैं वो प्रश्न हम पूरा 5 नंबर का सॉल्व करने जा रहे हैं। उसी के अलग अलग भाग लिख के आप 3 अंकों के प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। शायद ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा इसमें कि किस तरह से आपको लिखना है। तो आप बात करते हैं हम पीएन संधि डायोड की संरचना। तो ये है पीएन संधि डायोड की संरचना। ना तो ये अभी अग्र अभिनत है, ना पश्च अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है, केवल और केवल पीएन संधि डायोड है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहां पर हम मुख्य बिंदु देंगे और यही मुख्य बिंदु आप एग्जाम में भी लिखेंगे। पहला है पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ संयुक्त किया जाता है तो पीएन संधि बनती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास पी टाइप अर्धचालक है, ये हमारे पास एन टाइप अर्धचालक है। इन दोनों को हमने यहां पर संयुक्त कर दिया, तो यहां पर जब संयुक्त किया तो इसी को हम कहते हैं पीएन संधि। अब आप देख रहे हैं यहां इस P वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं धनात्मक प्लस वाले, ये जो हरे कलर से दिखाए गए हैं होल्स या कोटर, इनकी सांद्रता या संख्या ज्यादा है, यहां इनकी संख्या नगण्य है। तो ये अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र अर्थात P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर को चलने लगते हैं। इसी प्रकार से N क्षेत्र में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र से P क्षेत्र यानी कम सांद्रता की ओर को आने लगते हैं। तो यही यहां पर लिखा गया है, P टाइप में होल कोटर की सांद्रता अधिक होती है, होल कोटर P से N की ओर को, पहले बता चुके हैं, होल P से N अर्थात ये इधर की ओर को, और आप देख भी रहे हैं ये इस संधि के दूसरी ओर जाके इकट्ठे हो रखे हैं N क्षेत्र में। इसी प्रकार से N टाइप में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक है तो ये N क्षेत्र से P में प्रवेश करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण, और विसरण कब होता है, जब सांद्रता में अंतर होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक
पहले ये प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के बाद ये एक स्थायी अवस्था को प्राप्त करेगी। तो हमने एक स्थायी अवस्था यहां पे दिखाई है। कब होती है स्थायी संरचना? जब आई विसरण धारा जो होती है अपवाद धारा के बारे में बताई बराबर हो जाती है तो स्थायी अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। स्थायी अवक्षय परत में क्या होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप पे जमा हो जाते हैं इस अवक्षय परत के इस आधे भाग में, और इसी प्रकार से यहां से जो होल या कोटर होते हैं वो एन टाइप के इस क्षेत्र में जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं EI। इस वैद्युत क्षेत्र, इस परत का निर्माण, ये तो स्थायी अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। एक विभव प्राचीर जो स्थायी होता है जिसको आप पहले से जानते हैं 0.1 से 0.6 वोल्ट की होती है। ये जो 0.1 और 0.6 वोल्ट की विभव प्राचीर या एक इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब यह इलेक्ट्रॉनों के इधर आने और कोटरों के उधर जाने का विरोध करता है, जिसके कारण स्थायी अवस्था आती है। इस EI को कहते हैं आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI। यह N से P की ओर स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ये महत्तम आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो विसरण यहां पर आपका समाप्त हो जाता है। ये जो अवक्षय परत यहां पे बनी हुई है, इस अवक्षय परत की जो मोटाई है वो 10 की घात -6 मीटर की होती है। अर्थात इसकी जो मोटाई है वो बहुत सूक्ष्म, यानी 1 मीटर के 10 की घात 6वें हिस्से की मोटाई को ये धारण करती है। इस प्रकार जो पीएन संधि होती है वो स्थायित्व को प्राप्त होती है तथा इस संरचना को पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। इस पीएन संधि डायोड को या इस पूरे चित्र को हम इसके द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ये इसका प्रतीक चिन्ह कहलाता है। इसको हम इसका बोलते हैं प्रतीक चिन्ह। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इस भाग को, जो पी वाला भाग है अर्थात धनात्मक जो भाग है, इसको हम कहते हैं एनोड, और ये जो ऋणात्मक वाला भाग है इसको हम कहते हैं कैथोड। बाद में जब हम इसको अग्र अभिनत और पश्च उत्क्रम अभिनत में जोड़ेंगे तो इन्हीं एनोड और कैथोड की सहायता से इसको बैटरी के धनात्मक या ऋणात्मक किनारों से जोड़ा जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि हमने इस पूरे प्रश्न के कितने भाग का उत्तर अभी दिया है। हमने इस पूरे प्रश्न के केवल और केवल इस भाग का उत्तर अभी तक लिखा है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पीएन संधि डायोड है, अगर इसको अग्र अभिनत में जोड़ा जाए तो इसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहेगा। अब यहां हम देखते हैं हमारा जो इसी प्रश्न, जो पूरा 5 नंबर का प्रश्न था, उसका दूसरा भाग था कि पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड की कार्यविधि को समझाइए। तो वही हम दिखा रहे हैं, पीएन संधि अग्र अभिनत। अब इसको यहां पर ध्यान से समझिए कि ये जो पीएन संधि अग्र अभिनत है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो पी है ये पॉजिटिव या एनोड कहलाता है। इस पी को हम बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं। आप देख रहे हैं बड़ा सिरा बैटरी का धनात्मक माना जाता है तथा एन सिरे को बैटरी के ऋणात्मक से हम जोड़ते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये जो बिंदु 2 है जो एन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस पर कैसा आवेश आता है? ऋणात्मक, बैटरी के कारण। और इस पी क्षेत्र पर कैसा आवेश आता है? धनात्मक। किसके कारण? बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़े होने के कारण। साथ ही हमने परिपथ में एक मिली एमीटर जोड़ा हुआ है और एक वोल्टेज स्रोत या बैटरी जोड़ी हुई है, जिसका जो मान होगा, जिस बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो अवश्य ही विभव प्राचीर की जो वोल्टेज होती है 0.1 वोल्ट से लेके 0.56 वोल्ट तक, उससे अधिक होनी चाहिए। वो क्यों होगी इसको हम अभी समझते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल यानी सिरे 2 को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो पीएन संधि होती है वो अग्र अभिनत कहलाती है। अर्थात जब आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे तो पीएन संधि अग्र अभिनत में आप ये वाला परिपथ बनाएंगे और इसमें कौन सा सिरा किस चीज से जोड़ना है ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सिरे 1 को हम पॉजिटिव एवं सिरे 2 को नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, सिरे से जोड़ने पर P से N क्षेत्र, यानी P क्षेत्र ये है, N क्षेत्र ये है, या 1 से 2 की ओर को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे आप पहले से जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर को होता है। यहां पर 2 वैद्युत क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र दिखाया गया है और एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI दिखाया गया है। तो
ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है उसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये जो अवक्षय परत है उसमें यहां धनात्मक है और यहां ऋणात्मक है, तो इसकी दिशा किस दिशा में है, धन से ऋण की ओर को, अर्थात एन से पी की ओर को। और इसका काम क्या था, चूंकि इसकी दिशा EI है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ये जो अवक्षय परत है इससे इधर की ओर को भेजेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी दिशा के विपरीत चलते हैं, और होल्स यानी धनात्मक आवेश इसकी दिशा में चलते हैं, तो होल्स भी इस अवक्षय परत से दूर जाने का प्रयास करेंगे, अर्थात सामान्य स्थिति में इसमें कोई भी धारा नहीं बहती। अब हमने क्या किया, एक को धन से जोड़ा, दो को ऋण से जोड़ा बैटरी के, तो ये हो गया अग्र अभिनत। अब इसमें इसके साथ साथ एक और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इस विभव सेल या बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है धन से ऋण की ओर, आप हमेशा जानते हैं। तो इसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, ई बाह्य और EI। अब आप समझ सकते हैं EI तो प्रयास कर रहा है इनको दो अलग अलग दिशाओं में ले जाने का, ये इसकी उल्टी दिशा में है बाह्य, तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में धनात्मक होल्स चलेंगे, तो ये होल्स यहां की ओर को चलना चाहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर को चलना चाहेंगे। तो दोनों जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र कोशिश कर रहा है कि होल्स इधर चले जाएं और इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएं पी क्षेत्र में, और ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, ये जो विभव प्राचीर है, ये इनको एक दूसरे से मतलब अपनी अवक्षय परत से दूर हटाने का प्रयास कर रही है। तो इनमें से जो भी ज्यादा होगा, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से ज्यादा होगा तो होल्स यहां चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, और यदि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को आएंगे और होल्स उधर की ओर को जाएंगे। तो अगर ये ज्यादा है तो परिपथ जुड़ेगा नहीं बल्कि परिपथ टूट जाएगा, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र अधिक है तो ये होल्स इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, तो परिपथ जुड़ जाएगा। तो इसको यहां पर भी दिखाया गया है, यदि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है E, हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर जो E है इसको हम कहते हैं बाह्य। ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये अगर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से कम है तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसका कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं। यदि E बाह्य आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से ज्यादा हुआ, या जो वोल्टेज यहां से बैटरी से लग रही है उसका मान विभव प्राचीर की वोल्टेज से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा वोल्टेज से ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों पे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे, और अगर इन पर पर्याप्त ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर इस दिशा में चलने लगेंगे। इस प्रकार से इनकी गति इस दिशा में होने लगेगी। किस स्थिति में मैंने ये बताया, ये उस स्थिति में है जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र E का मान इससे बहुत ज्यादा है, तो इसने जो प्रभाव उत्पन्न किया था उस प्रभाव को ये खत्म करेगा। और इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो होल्स होते हैं या धनात्मक आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, चूंकि ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से अधिक है तो ये अपनी दिशा में लेके जाएगा, अर्थात होल्स अब इस दिशा में चलने लगेंगे, और इन होल्स या इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये जो विभव प्राचीर होती है, विभव की एक दीवार होती है, उसको पार कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स P-N टाइप से कहां चले जाते हैं, P टाइप्स में आ जाते हैं, और जो होल या कोटर होते हैं वो P टाइप से इस दीवार को कूद के कहां चले जाते हैं, N टाइप में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब E ग्रेटर देन EI होता है, E कौन सा वाला, बाह्य, तो होल P से N की ओर को प्रतिकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन N से P की ओर को प्रतिकर्षित होते हैं। अब होता क्या है, इसकी क्रियाविधि को थोड़ा समझते हैं। जैसे ही आपने ये रियोस्टेट की मदद से वोल्टेज को बदला, वोल्टेज को इतना ज्यादा कर दिया कि वो वोल्टेज इससे ज्यादा हो गई, जो विभव की दीवार थी उस दीवार से ज्यादा ऊर्जा अगर उसने दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से कूद के P क्षेत्र से होते हुए बैटरी की ओर को चलने लगेंगे। इस प्रकार से यहां मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र से P क्षेत्र में चले जाएंगे और P क्षेत्र से इस किनारे से बाहर निकल के ये सीधे सीधे बैटरी के धनात्मक सिरे में प्रवेश कर जाते हैं। उसी समय बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और यह एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें प्रवेश कर जाता है, किसमें, N क्षेत्र में। तो इस प्रकार से ये जो PN संधि है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कोई भी कमी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही रहती है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह करने के काम में आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन
P क्षेत्र से होते हुए बैटरी के धनात्मक सिरे में, N क्षेत्र से होते हुए P क्षेत्र होते हुए बैटरी के धनात्मक सिरे में पहुंच जाते हैं, जिसको ये तीर के निशान के द्वारा हम दिखा रहे हैं। उसी समय एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव सिरे से निकलकर, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन यहां बैटरी के ऋणात्मक सिरे से निकलकर N क्षेत्र की ओर चलता है। वो इस प्रकार से यह परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ पूरा होने का तात्पर्य क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन इस पूरे परिपथ में आसानी से चल पा रहे हैं, उनको इस विभव प्राचीर के द्वारा या इस अवक्षय परत के द्वारा अब रोका नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से पीएन संधि से चालक की भांति, अभी चालक की तरफ व्यवहार करने लगता है कि भांति अग्रधारा बहने लगती है। अब इस अग्रधारा की दिशा कौन सी होगी, इसको आप बड़ी आसानी से समझिए। इस अग्रधारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत, यानी P से N की ओर को होगी। ये धारा इस प्रकार से बहेगी इधर की दिशा में और यहां से ऐसे बहेगी। इसको हम कहते हैं अग्रधारा, इसलिए हमने इसको लिखा है IF, यानी फॉरवर्ड करंट IF। अच्छा, इस धारा का मान, अब कौन सी चीज इस धारा को कंट्रोल करेगी? जैसे जैसे हम V के मान को बढ़ाएंगे, देखिए कहां से बढ़ा रहे हैं, जब तक V का मान इस विभव की जो प्राचीर, जिसको विभव प्राचीर या विभव दीवार जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे कम होगी, तब तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए इसका मान 0.6 वोल्ट था, हम पहले जानते हैं इसका अधिकतम मान 0.6 वोल्ट है। अगर इस बाह्य विभव को हम इससे ज्यादा कर दें, 1 वोल्ट कर दें, तो 1 वोल्ट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन N से P में चले जाएंगे, P से होते हुए बैटरी में आ जाएंगे। अगर हम इसके मान को 2 वोल्ट कर दें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन P में जाके बैटरी तक पहुंचेंगे। 3 वोल्ट कर दें तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन से यहां पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो अग्रधारा है IF, जो अग्रधारा है, इसके मान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी अभी हम देखेंगे। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये चौथा पॉइंट है कि जब E ग्रेटर देन EI, E का मतलब मैं पहले बता चुका हूं बाह्य, इस आंतरिक से अधिक है तो अवक्षय परत की मोटाई, ये जो मोटाई होती है वो कम होने लगती है, जिसको हम रियलाइजेशन के तौर पे देख सकते हैं। कम एवं बाह्य विभव का मान विभव प्राचीर से अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से परिपथ में बहने लगते हैं, जिसको मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूं। आवेश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन। और यदि V लेस देन VB है, अर्थात बाहर से विभव का मान इस विभव प्राचीर के विभव से कम है, इसका जो विभव प्राचीर का काम है, जो इलेक्ट्रॉन को इधर आने से और होल्स को उधर जाने से रोक रहा है, अगर उसका मान ज्यादा है बैटरी के द्वारा लगाए गए विभव की अपेक्षा, तो इसमें कोई भी धारा बहेगी नहीं, क्योंकि ना तो कोई होल P से N में जाएगा और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन N से P में प्रवेश कर पाता है। लेकिन जैसे ही हम इस बाहर से लगाए हुए विभव का मान V ग्रेटर देन VB कर देते हैं, यानी 0.6 वोल्ट से ज्यादा कर देते हैं, या बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान इस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र से अधिक कर देते हैं, तो पीएन संधि डायोड से अग्रधारा बहने लगती है। इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये यहां से कूद के इधर पहुंच जाता है और यहां से ये इसके बाहर होते हुए बैटरी के सिरे की ओर को चलने लगता है। तो इस प्रकार से ये पीएन संधि डायोड से अग्रधारा बहने लगती है। अब इस पीएन संधि डायोड को दिखाने का एक और तरीका है, जो हम इसको प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दिखा सकते हैं। कैसे हम प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दिखा सकते हैं, वैसे आप ये वाला चित्र बनाए तो ज्यादा उचित रहेगा। एक और चित्र इसका बनता है, जिसको हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रतीक चिन्ह है, ये P सिरा कहलाता है और ये कहलाता है N सिरा। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, जैसा कि ऊपर हमने लिखा है। इसको हम लिखते हैं कैथोड और इसको हम लिखते हैं एनोड। इसको 1 सिरे को सबसे पहले हम एक माइक्रो एमीटर के साथ जोड़ते हैं, ये सिरा प्लस, ये सिरा माइनस। यहां से ये एक रियोस्टेट के साथ जुड़ा रहेगा। रियोस्टेट क्या होता है, इसके द्वारा हम विभव के मान को नियंत्रित कर सकते हैं, मान को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बैटरी का प्लस साइड आएगा, ये माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, और यहां पर हमने एक कुंजी लगाई है कि इस कुंजी की मदद से हम दूसरे सिरे को इसके साथ जोड़ देंगे, ये नेगेटिव सिरा हो जाएगा, अर्थात ये नेगेटिव
और ये आपका हो गया पॉजिटिव। इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वो ये होगी। इसके अलावा इसकी वोल्टेज को नापने के लिए हम एक वोल्ट मीटर भी इसमें समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने एक वोल्ट मीटर इसमें जोड़ दिया है। तो ये एक इसका दूसरा परिपथ है जो इसी परिपथ को दर्शाता है। तो हो सके या जितना भी आप इसको तैयार कर सके तो आप एग्जाम में ये वाला चित्र बनाइए। अब हम बात करते हैं कि पीएन संधि अग्र अभिनत में वोल्टेज के साथ साथ जो धारा में परिवर्तन होता है उसको हम किसी ग्राफ से कैसे दर्शा सकते हैं। तो इसमें आप कुछ चीजों को देखिए, जैसे जब वोल्टेज V का मान VB से कम होगा यानी 0.6 से कम होगा तो क्या होगा, ये इन होल्स को इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगा कि ये होल से इधर जा पाए एन क्षेत्र में, और उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि ये अवक्षय परत को पार करके पी साइड में चले जाएं, तो धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात जब तक बाह्य वोल्टेज का मान 0.6 वोल्ट है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक सिंपल सा कर्व अगर हम ऐसे खींचें और इसको 0.6 दिखाएं वोल्ट, और यहां की ओर को अगर हम धारा दिखाएं, तो जब तक इस वोल्ट बाहर से जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं, बैटरी से जो वोल्टेज लगा रहे हैं, जब तक वो 0.6 वोल्ट है तो धारा का मान शून्य होगा। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज को हम V को ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट करेंगे तो धारा का मान इस प्रकार से बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार का जो वक्र होगा हमारा, इसको हम कहते हैं पीएन संधि अग्र अभिनत का कैरेक्टरिस्टिक वक्र, जिसको हम अभी इसमें ड्रॉ करेंगे। ये हम वक्र ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहां की ओर को ये चूंकि अग्र अभिनत है, वोल्टेज का मान भी धनात्मक है। धनात्मक कहने का मतलब पी सिरे को हमने धनात्मक दिया है और एन सिरे को हमने ऋणात्मक दिया है, तो इसको धनात्मक वोल्टेज कहते हैं। तो धनात्मक वोल्टेज जो स्टार्ट होगी, अगर हम मूल बिंदु से ले लें तो धनात्मक वोल्टेज यहां की ओर को स्टार्ट होगी, इसको हम कहेंगे अग्र अभिनत विभव यानी वोल्टेज, और इसका मान जो होता है वोल्ट में होता है, इसलिए इसको लिखेंगे वोल्ट में। इसी प्रकार से यहां ऊपर की ओर को हमारे पास क्या होगी, धारा जो थी, कैसी धारा थी, अग्र धारा थी। कैसे धारा उत्पन्न हो रही थी, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर को चल रहे थे, तो इसमें जो धारा का मान था वो वोल्टेज की दिशा में, वोल्टेज के कारण अग्र अभिनत विभव के कारण अग्र धारा इसमें बह रही थी, तो इसको बोलते हैं अग्र अभिनत धारा। और इसका मान क्या था, चूंकि हमने यहां पर माइक्रो एम्पियर लगाया है, तो ये सॉरी माइक्रो एम्पियर नहीं, यहां पर हमारा जो लगेगा वो लगेगा मिली एम्पियर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम एक धारा को नापेंगे जिसका नाम हो, जो किसमें आएगी, मिली एम्पियर में आएगी। अब जो वोल्टेज है, हम क्या कह रहे थे, हम जो बाहर से वोल्टेज लगा रहे हैं, जिसको ये वोल्ट मीटर नाप रहा है, इसका मान क्या होगा, 0.2 भी होगा, 0.4 भी होगा, हम धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, 0.6 भी होगा। तो आप देख रहे हैं जब तक 0.6 आ रहा है, ये 0.6 के कंडीशन में जो बाह्य वोल्टेज हमने लगा रखी है 0.6 वोल्ट है, ये क्या है, हमारी जो विभव प्राचीर की वोल्टेज कितनी होती थी, 0.6 वोल्ट होती थी, तो उसके बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को और होल्स को जो अवक्षय परत से दूर भेज रहा है विभव प्राचीर, और जो बाहर का वैद्युत क्षेत्र उनको पास लाने का प्रयास कर रहा है, दोनों विभव आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अर्थात जो बाहर से विभव लगाया और जो विभव प्राचीर के द्वारा था, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो कहने का मतलब है इस कंडीशन में कोई भी प्रभाव नहीं होगा, अर्थात यहां तक धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब जैसे ही हमने विभव के मान को बढ़ा दिया, 0.6 से हमने 0.8 किया, तो 0.8 करते ही जो विभव प्राचीर या अवक्षय परत बनी थी उसको पार करके अब होल्स एंड में जाने लगेंगे, और ये जो होल्स यहां होंगे वो एंड में चले जाएंगे, और जो एंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, पी में यानी होल्स में आ जाएंगे। तो धारा का मान यहां से स्टार्ट होना, ऊपर की ओर को बढ़ना स्टार्ट होगा। ये 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 एंड 1.8, ये सारा का सारा मान वोल्टेज वोल्ट में है। क्योंकि आप यहां वोल्ट लिख चुके हैं तो यहां पर ये वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो धारा है ऊपर की ओर को 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और मान लीजिए हम 100 तक चलते हैं। तो अब देखिए क्या प्रभाव हुआ, ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम VV भी कह रहे हैं, यानी विभव प्राचीर की वोल्टेज भी कह रहे हैं। तो यहां तक धारा का मान शून्य होगा,
धारा का मान शून्य मतलब धारा के शून्य वाली लाइन ये आई आपकी और वोल्टेज वाली लाइन ये गई ऊपर की ओर, तो ये दोनों यहां पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहां तक जो धारा का मान है वो शून्य होगा। जैसे ही वोल्टेज का मान 0.6 से इस VB से बड़ा हो जाएगा तो अब धीरे धीरे धारा के मान में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी और धारा बढ़ते 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 अपने एक महत्तम मान को प्राप्त कर लेगी। ये महत्तम मान वो मान होगा जहां पर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स धारा प्रवाह में भाग ले सकते थे सबके सब धारा प्रवाह में भाग लेने लगेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो चित्र हमने बनाया इसको बोलते हैं अग्र अभिनत पीएन संधि अग्र अभिनत विभव धारा वक्र, या इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहा जाता है। पीएन संधि फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहा जाता है। तो इसको आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि आपको इसको एग्जाम में इस तरह से बनाना है। तो ये तो हो गया हमारा अग्र अभिनत। अब आपसे जो चीज मैंने पहले कही थी कि जो प्रश्न है पूरा प्रश्न अगर आएगा तो उसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने पीएन संधि को समझाया था। दूसरा हमने 5 पॉइंट दिए, 5 या 6 पॉइंट दिए थे पीएन संधि अग्र अभिनत वाला। एक पार्ट हम और करेंगे, ये तीनों मिला के 5 नंबर में आएगा। लेकिन अगर आपको केवल पीएन संधि अग्र अभिनत पूछा जाएगा तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, जो हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था उसमें बिंदु 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे और ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना के आपका ये चित्र इस तरह का चित्र बना के ये यहीं पर खत्म हो जाएगा 3 मार्क्स में। अब इसका जो थर्ड पार्ट है यानी जो अंतिम भाग है वो है पीएन संधि उत्क्रम अभिनत। तो उत्क्रम अभिनत आप समझ रहे होंगे, उत्क्रम अभिनत का मतलब क्या है कि हम P को ऋण से जोड़ देंगे और N को धन से जोड़ देंगे। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये करना है कि बैटरी को उल्टा कर देना है, यानी बैटरी की जो पोलरिटी है उसको उल्टा कर देना है, ऋण को इससे जोड़ देना है और धन को इससे जोड़ देना है। तो हम अगर उत्क्रम अभिनत का चित्र इसमें बनाना चाहें तो उत्क्रम अभिनत का चित्र जब हम बनाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या चित्र आएगा, इसको चेंज ही कर लेते हैं, ये चित्र उत्क्रम अभिनत का नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमने व्याख्या कर ली कि पीएन संधि डायोड जो है वो अग्र अभिनत में किस तरह से व्यवहार करता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक वक्र क्या है। अब हमारे इस प्रश्न का जो 5 नंबर का प्रश्न था उसका तीसरा भाग है जो अपने आप में 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है या साथ में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, वो है पीएन संधि उत्क्रम अभिनत। हमने क्या किया, अभी आप वक्र को समझ चुके हैं पहले से ही। तो हमने क्या किया है, सिंपल टर्म्स में हमने इसके जो पी सिरा है या पी क्षेत्र है या पी टाइप क्रिस्टल है इसको बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा है, अभी चेंज कर दिया अर्थात एक ऋणात्मक हो गया। और एन टाइप को हमने यानी सिरे 2 को हमने बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया अर्थात सिरा 2 आपका धनात्मक हो गया। ये कुंजी है और ये रियोस्टेट है, ये जो वोल्टेज के मान को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो यदि पीएन संधि के पी टाइप क्रिस्टल को यानी सिरे 1 को बैटरी के ऋण सिरे से एवं एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धनात्मक पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें, धनात्मक सिरे से जोड़ दें, तो पीएन संधि उत्क्रम अभिनत में कहलाती है। ये चित्र में आपका प्रदर्शित है। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर को, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर को चिन्हित होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो भी धन से ऋण की ओर को है। अब बाहर से भी हमने क्या दिया, एन को हमने धन आवेश दे दिया या धन सिरे से जोड़ दिया और एक को हमने ऋण सिरे से जोड़ दिया, तो ये भी धन से ऋण की ओर को बाह्य एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब आप देखिए जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था इसका काम क्या था कि ये इनको इधर की ओर को अर्थात दाईं ओर को भेजने का काम करता था, यानी अवक्षय परत बन जाती थी एक स्थायी। इसके बाद ना तो ये यहां जा सकते थे ना होल्स यहां जा सकते थे। तो इस ईआई का आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का कार्य था कि ये इनको इधर की ओर को प्रतिकर्षित करता। इसी प्रकार से पी क्षेत्र के जो होल्स हैं उनको भी ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में प्रतिकर्षित करता है ताकि वो इस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ना जा सके। अब जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने लगाया उसकी दिशा भी वही है जो इसकी दिशा है, तो ये भी फर्दर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस अवक्षय परत से दूर इधर की ओर को धकेलेगा, तीर के द्वारा हम दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से होल्स को भी यहां भी आप देख सकते हैं कि ये जो होल्स हैं इन होल्स को भी ये अवक्षय परत से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां के होल्स भी दूर जा रहे हैं
यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भी दूर जा रहे हैं, तो ये बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये जब संपर्क नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में ये कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, अर्थात इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई बाह्य 1 से 2 की ओर आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। ये दिशा भी यही है और बाह्य की दिशा भी यही है, जिससे पी के होल या कोटर अवक्षय परत से दूर बाएं एवं एन के इलेक्ट्रॉन भी अवक्षय परत से दूर दाएं चलने लगते हैं एवं परिपथ टूट जाता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, उस चीज को हम समझते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि तापीय विक्षोभ होता है। ताप के कारण क्या होता है कि एन क्षेत्र में कुछ होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यहां पर हम कुछ होल्स देख रहे हैं, इसको हम दिखाएंगे नहीं चित्र में, केवल मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं यहां पे। और इसी प्रकार से पी क्षेत्र में क्या, अब आप समझ रहे हैं पी क्षेत्र क्या होता है और एन क्षेत्र क्या होता है। पी क्षेत्र क्या होता है, यानी पी टाइप क्रिस्टल क्या होता है, उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पी टाइप में कि बीच में +4+3 होता है, फिर एक एक यहां से बॉन्ड बना रहता है, एक बॉन्ड यहां से बना रहता है, यहां पर होल्स होता है, फिर एक इस तरह से ये बंधे रहते हैं +4 से। ये +4 है, ये भी +4 है, ये भी +4 है और ये भी +4 है, आप पहले देख चुके हैं। अब जैसे ही तापीय विक्षोभ हुआ तो तापीय विक्षोभ होने के कारण क्या होता है, कोई भी एक बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और यहां पर होल बच जाता है। तो अब ये पी टाइप था, तो पी टाइप में एक इलेक्ट्रॉन यहां उत्पन्न हो गया जी, ये इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, ये भी एक माइनस इलेक्ट्रॉन यहां उत्पन्न हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ, अच्छा एन क्षेत्र को आप कैसे समझेंगे, अगर हम एन क्षेत्र की बात करें तो एन क्षेत्र में क्या होता है, +5 यहां होता है और साथ में यहां पर +4 होगा, इधर +4 होगा, यहां भी +4 होगा, यहां भी +4 होगा। ये इस प्रकार से ऐसे बंधे हुए रहते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना के अपनी बाह्यतम कक्ष में 8 करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मुक्त अवस्था में रहता है। लेकिन ऊष्मीय विक्षोभ के कारण एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और यहां पर बन जाएंगे होल। अर्थात ये जो होल है ये धनावेशित है, ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में बनते हैं ऊष्मीय विक्षोभ के कारण। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण बहुत अधिक चालकता में वृद्धि नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर होते हैं। अब जो पी में कुछ इलेक्ट्रॉन बने, एन क्षेत्र में कुछ होल बने, ये इस बाह्य क्षेत्र के कारण, दोनों ही क्षेत्रों के योग के कारण जो ऋण आवेश है क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है, ये इधर चलने लगेगा और ये होल इधर चलने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी में चले जाएंगे और यहां से इधर पहुंच जाएंगे। तो एक सूक्ष्म धारा, परंतु ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और कुछ होल्स एन क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जिससे एक सूक्ष्म उत्क्रम धारा उत्पन्न होती है। इसको जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक वक्र खींचेंगे, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक वक्र खींचे तो उत्क्रम धारा भी है, वोल्टेज भी हमने उल्टी कर रखी है और धारा भी इसमें उत्क्रम धारा बहेगी। उत्क्रम धारा कैसे बहेगी, आप वहां देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहे थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे, तो यहां पर जो धारा बहेगी उस धारा की दिशा जो होगी वो उत्क्रम धारा इस प्रकार से बहेगी। इसको कहते हैं आई रिवर्स आर, और यहां पर यहां से बाहर की ओर को आएगी, इसको कहेंगे आई आर। तो ये तो हो गई रिवर्स धारा, ये हो गई रिवर्स धारा आई आर। और वोल्टेज भी हमने उल्टी लगाई है, तो वोल्टेज भी -x एक्सिस की ओर को आएगी, धारा -y एक्सिस की ओर को आएगी और इसमें एक सूक्ष्म धारा बहेगी। ये जो उत्क्रम धारा है, ये जो उत्क्रम धारा वाला भाग है जिसको अभी हम वक्र में भी बनाएंगे, ये जो उत्क्रम धारा वाला भाग है, ये उत्क्रम धारा वाला भाग किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ ऊष्मीय विक्षोभ के कारण अल्पसंख्यक आवेश हैं। कौन से अल्पसंख्यक आवेश है, इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में होते नहीं है, पी क्षेत्र में होल होते हैं, लेकिन टूटने के कारण, बंध टूटने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहां उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार से एन क्षेत्र में होल होते नहीं है, लेकिन कुछ बॉन्ड टूटने के कारण कुछ होल यहां उत्पन्न हो गए। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन अब इनके कारण बहने लगते हैं इस अवक्षय परत के आर पार, जिससे कि इसमें एक सूक्ष्म धारा उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म उत्क्रम धारा। अब हम इसको मिटा लेंगे, ये चीज हमको समझ में आ चुकी है कि ये उत्क्रम सूक्ष्म धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये है, अब इसी में हमारे दो, ये पॉइंट नंबर 3 है,
अब पॉइंट नंबर 4, इसको ध्यान से समझेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। उत्क्रम वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर, जब हम इस उत्क्रम वोल्टेज के मान को रियोस्टेट की मदद से बढ़ाएंगे, अर्थात ज्यादा धनात्मक देते रहेंगे, यहाँ ज्यादा ऋणात्मक देते रहेंगे, तो होगा क्या कि इस उत्क्रम वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर भी उत्क्रम धारा स्थिर रहती है। उत्क्रम धारा क्यों बह रही थी? अभी मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो तापी विक्षोभ के कारण उत्पन्न हुए थे, यहाँ कुछ होल्स तापी विक्षोभ के कारण उत्पन्न हुए थे, ये इधर से ये इस अवक्षय परत को पार करके इधर उधर जा रहे थे। अब हमने ज्यादा वोल्टेज लगाई, तो ज्यादा वोल्टेज लगाने की वजह से ज्यादा होल जो यहाँ पैदा हो रहे हैं वो यहाँ जाने चाहिए थे। इसी प्रकार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बंद टूटने की वजह से उसमें विक्षोभ के कारण उत्पन्न हो रहे हैं वो यहाँ जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि ऊष्मी विक्षोभ के कारण टूटने वाले बंधों की संख्या, सहसंयोजक बंधों की संख्या बहुत कम होती है, और वो एक बार जितने इसमें उत्पन्न हो रहे हैं वो मान लीजिए संख्या 10 है, इसमें 10 उत्पन्न हो सकते हैं, तो पहले 2 टूटे, फिर 4 टूटे, फिर 10, फिर इस प्रकार से 10 टूट गए। अब 10 के बाद 10 के 10 यहां पहुंच जाएंगे, क्या होल्स, और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, तो जो धारा का मान है स्थिर हो जाएगा। अब उत्क्रम धारा के मान को अगर हम बढ़ा भी दें तो इससे उत्क्रम धारा के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक कंडीशन आती है, जब हम इस उत्क्रम वोल्टेज के मान को बहुत बढ़ा दें। बहुत बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमने -1 वोल्ट किया, फिर -2 किया, फिर -3 किया, -4 किया, -5 करते करते मान लीजिए हम -10 वोल्ट कर दिया, यानी उत्क्रम वोल्टेज के मान को बहुत अधिक कर दिया, तो पीएन संधि के, यहां ध्यान दीजिएगा, पीएन संधि के निकट सहसंयोजक बंध बड़ी मात्रा में टूट जाते हैं। अब क्या है कि ये जो बंध है, इस बंध में इलेक्ट्रॉन जब सहसंयोजक बंध से आपस में जुड़े रहते हैं तो उनकी कुछ ऊर्जा होती है। जब हम बाहर से इनको ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देने पर ये कुछ समय तक कुछ समय तक ऊर्जा को प्राप्त करते रहेंगे। जैसे ही इनको बहुत अधिक वोल्टेज मिल जाएगी, बहुत अधिक उत्क्रम वोल्टेज मिल जाएगी, तो अब ये बड़ी संख्या में ये बंध भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो संधि के पास है, इस संधि के पास, ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, केवल लिखना है, दिखाना नहीं है। इस संधि के पास और इस संधि के पास बहुत अधिक संख्या में बॉन्ड टूट जाते हैं। तो जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर होल्स उत्पन्न हो जाएंगे, सारे के सारे बंध टूट जाते हैं, अर्थात यहाँ पर असंख्य लाखों की संख्या में धनात्मक आवेश आ जाता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में ऋणात्मक आवेश आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब सहसंयोजक बंध बड़ी मात्रा में टूट जाते हैं, कौन से बंध? ये सहसंयोजक बंध बड़ी मात्रा में टूट जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे होल्स भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, बाहर से बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो लगा हुआ है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए अब, और सारे के सारे होल्स इधर की ओर को चलने लगे। तो होता क्या है, बहुत अधिक करने पर पीएन संधि के निकट सहसंयोजक बंध बड़ी मात्रा में टूटते हैं एवं इलेक्ट्रॉन वो होल बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्क्रम धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस स्थिति को एवेलांच भंजन कहते हैं। अब एवेलांच क्यों कहते हैं? एवेलांच आप जानते होंगे, जब हिमालय में जमी हुई बर्फ अचानक से बहुत बड़ा भाग टूट जाए, एक साथ बहुत सारा भाग टूट के तबाही फैला दे, तो उस प्रक्रिया को हम एवेलांच कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर भी एक हिसाब से सुनामी सी आ जाती है और जितने भी बंद होते हैं वो सब टूट जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे होल्स उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक एवेलांच भंजन होता है और वहां पर धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसको कैसे समझेंगे आप? जब हमने एक वक्र बनाया था अभी, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हमने बनाया था, इसको हम लास्ट में बनाएंगे भी अच्छी तरीके से, लेकिन यहां पर समझने के लिए हम बना देते हैं। ये हो गई उत्क्रम वोल्टेज, ये हो गई उत्क्रम धारा। शुरू में यहां तक इस वोल्टेज को हम कहते हैं भंजन वोल्टेज, अर्थात ये वोल्टेज मान लीजिए -10 वोल्ट है। यहां तक धारा का मान बहुत कम था, यानी बहुत कम संख्या थी, लेकिन यहां पर आते ही बहुत बड़ी संख्या में टूट गए और धारा का मान अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो नी है, यहां पर ये घुटना जैसा आपको दिख रहा है, नी दिख रही है, ये जो वोल्टेज होती है इसको कहते हैं वंजक वोल्टेज। अब वंजक वोल्टेज होती क्या है? वंजक वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर बड़ी संख्या में सारे के सारे सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। और अब जब ये सारे सहसंयोजक बंध टूट गए तो ये कहने का मतलब है कि एक चालक की तरह काम करने लगेगा, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अब इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि बीच में अवक्षय परत है, अब ये आर पार जाने लगेंगे। पी क्षेत्र में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और एन क्षेत्र में भी बहुत सारे होल्स हो जाएंगे। तो जो उनके बीच का एक अर्धचालक का जो एक संरचना बनी हुई थी, वो अर्धचालक की संरचना ही अब टूट गई।
तो इस प्रकार से इसमें बहुत अधिक धारा बहने लगेगी। अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हमने पॉइंट नंबर 4 तक यहां पर देखा था। आगे हम कुछ पॉइंट्स इसमें अब और देख लेते हैं कि आगे पॉइंट्स क्या क्या हैं। आपको ये भी एग्जाम में नहीं बनाना है। ये जो हमने यहां पर बनाया था, ये केवल आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। तो एग्जाम में आप केवल इतना ही लिखेंगे इसमें। तो यहां पर जो एवलांच वाली कंडीशन है, इसको आप आसानी से समझ जाइए कि वोल्टेज का मान, कौन सी वोल्टेज, उत्क्रम वोल्टेज का मान हमने इतना अधिक बढ़ा दिया कि जो उसके बंध बने हुए थे, अर्थात एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल बना हुआ था, उस क्रिस्टल की संरचना ही अब टूट गई है और उसने ढेरों ढेरों असंख्य संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट कर दिए हैं। यहां पर उत्क्रम अभिनत के अंदर अब हम देखते हैं 5वां पॉइंट, एवेलांच वंजन की स्थिति के बाद पीएन संधि डायोड की संरचना नष्ट हो जाती है। अर्थात जो हमारे होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स वाले क्षेत्र बने हुए थे, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, अब ऐसा कुछ नहीं रह जाता है। अब सारे के सारे क्षेत्र एक समान हो जाते हैं। जिस उत्क्रम वोल्टेज पर एवेलांच भंजन होता है उसे भंजक वोल्टेज कहते हैं, जिसको अभी हम इस अभिलाक्षणिक वक्र में सीखेंगे। उत्क्रम वोल्टेज एवं उत्क्रम धारा हेतु निम्न अभिलाक्षणिक वक्र देखिए। तो अब हम यहां पर इसको देखते हैं। उत्क्रम वोल्टेज का मान हमने कैसे करा, हमने 2 वोल्ट दिया, फिर 4 वोल्ट दी, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट और 14 वोल्ट। इसी प्रकार से यहां धारा है आपकी 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 300 माइक्रो एम्पियर, 250 माइक्रो एम्पियर और 300 माइक्रो एम्पियर। अब आप एक चीज को समझ पा रहे होंगे कि जब अचानक से सारे के सारे बंध टूट गए तो धारा का मान अचानक से क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो होता क्या है, सबसे पहले हमने जो बात करी थी कि जब वोल्टेज का मान, उत्क्रम वोल्टेज का मान कम होता है तो कुछ बॉन्ड जो एन क्षेत्र में कुछ तापीय विक्षोभ के कारण कुछ होल्स होते थे और एन क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, उनके कारण एक सूक्ष्म उत्क्रम धारा इसमें प्रवाहित होती थी। सूक्ष्म उत्क्रम धारा जो प्रवाहित होती थी उसका वक्र हम ऐसे खींच सकते हैं कि सूक्ष्म उत्क्रम धारा इसमें प्रवाहित होती थी जिसका मान बढ़ता नहीं था, अर्थात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता था। क्यों? क्योंकि ये जो ऊष्मी विक्षोभ के कारण जो होल या इलेक्ट्रॉन बनते थे उनकी संख्या बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे ही हमने इस उत्क्रम वोल्टेज के मान को बहुत ज्यादा कर दिया, यानी अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये माइनस में वोल्टेज है, -2, -6, -8, -10, -12, -14, इसको हमने माइनस एक्स एक्सिस की ओर को दिखाया। ये धारा भी ऋणात्मक है, इसको हमने माइनस वाई एक्सिस की दिशा में दिखाया हुआ है। तो इस कंडीशन पे जब जैसे ही यहां से हमने 10 वोल्ट की वोल्टेज दे दी तो यहां पर के सारे बंध टूट गए, संरचना ही टूट गई। हमारा एन टाइप क्रिस्टल टूट गया, हमारा पी टाइप क्रिस्टल टूट गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की प्रचुर मात्रा हो गई। तो अब ये सीधे सीधे अचानक से इस कंडीशन पे धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है और बढ़ते हुए ये महत्तम हो जाता है जितना ये हो सकता था। इस प्रकार से ये एक वक्र हमको प्राप्त होता है। तो ये है आपका इसको क्या, ये है उत्क्रम वोल्टेज एवं उत्क्रम धारा के बीच का वक्र। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि चालकों की संख्या चूंकि बहुत कम है तो यहां पर धारा हम माइक्रो एम्पियर में लेते हैं। जब हमने अग्रबाइसित किया था तो उसमें हमने धारा मिली एम्पियर में ली थी। इस वक्र को हम क्या कहते हैं, इस वक्र को हम कहते हैं उत्क्रम अभिनत पीएन कैरेक्टरिस्टिक या अभिलाक्षणिक, कैरेक्टरिस्टिक या अभिलाक्षणिक वक्र। तो ये इस प्रकार से हमने पीएन संधि उत्क्रम अभिनत को भी समझा है और पीएन उत्क्रम अभिनत के लिए अभिलाक्षणिक वक्र हमने बनाया। ये अभिलाक्षणिक वक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो अग्र अभिनत हो या चाहे पश्च अभिनत हो, इनको बनाना बहुत आवश्यक होता है। आप ये मान लीजिए कि इस प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो एक एक नंबर के
मार्क्स ये उत्क्रम अभिनत पीएन अभिलाक्षणिक वक्र या अग्र अभिनत अभिलाक्षणिक वक्र का भी होता है थ्योरी के साथ साथ। तो आशा है कि आप लोग पीएन संधि डायोड की संरचना, अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत की कार्यविधि को समझ गए होंगे और इसके साथ साथ आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि यदि आपको अग्र अभिनत पूछा गया है तो केवल और केवल आप अग्र अभिनत वाले भाग का उत्तर देंगे जो कि 3 मार्क्स में होगा। और यदि केवल और केवल पीएन संधि उत्क्रम अभिनत के रूप में इसकी कार्यविधि को समझाइए आया तो आप केवल और केवल इसी भाग का उत्तर देंगे जो 3 नंबर का होगा। और यदि पूरा प्रश्न 5 नंबर में आया तो आपको ये पूरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बहुत ही एक महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न का हमने हल किया हुआ है। आशा है कि आप उसको समझे होंगे। धन्यवाद।